ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? पोल में आंसर कर ही रहे हो आप लोग। आज पोल डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? पोल रिपोर्ट बहुत ही कम क्वेश्चन कर पाए थे। आज के जो क्वेश्चन होंगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे पोल के बारे में, ठीक है? पोल रिपोर्ट आपको शेयर कर दूंगा। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। पहली क्लास में हमने देखा था द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और पिछले क्लास में हमने ये देखा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। तो इस पर बिना में कोई क्वेश्चन पूछे हुए देखो रिवीजन करेंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है आपका रिकॉल का, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, सीधे एक रिकॉल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और थोड़ा ध्यान से बस आंसर करना, ठीक है? आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन ए को देखिएगा, फिर बी को देखिएगा, सी को देखिएगा, डी को देखिएगा। जो भी आपको सही लगते हैं परफेक्ट, वो जाकर आंसर कीजिएगा। फिर मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म के और क्वेश्चन रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले रिकॉल है आपके लिए, ट्राई करना। इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है, हर एक चीज को ध्यान से देखिए आप और उसके बाद आंसर कीजिए। पोल सेक्शन आपका ऑन है, अपना टाइम लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? ऑप्शन बहुत क्लोज है, बहुत मिलते जुलते हैं, बस कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है? पहला ऑप्शन क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बराबर 0। ऑप्शन बी लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इतना लिख दिया। ऑप्शन सी में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऑप्शन डी में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये इतना कंडीशन लिख दिया। तो ए बी सी या डी, कौन सा आंसर सही होगा? 13 आंसर आए हैं, 13 में 9 आंसर अभी सही है। अभी क्लास में 20 बच्चे हो, मतलब 7 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया, ठीक है? टाइम लो करो, आपके बैच में तो सही बच्चे आंसर करते हैं, करिए पहले, ठीक है? रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है आपको, कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं है, बस ध्यान से देखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चे और हो, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड और, 3 बच्चे और हो, ओनली 3, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, सबसे पहले तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि सभी ने आंसर किया है ऑलमोस्ट। अब यहां पर देखो, ज्यादातर आंसर मेरे पास क्या है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मेरे पास जो आंसर आए हैं मोस्टली आंसर डी आए हैं, और कुछ बच्चों को लगता है कि सी होगा। मतलब ए या बी तो बहुत कम बच्चों को लगता है। मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन को एक बार जल्दी जल्दी बता दूं। देखो, मैंने आपको जब भी बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में द्विघात समीकरण के, मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर, पहले एक्स की घात 2 लिखेंगे, फिर बी एक्स लिखेंगे, एक्स की घात 1 लिखेंगे, प्लस सी, और यहाँ बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है? इतना लिखा था मैंने, अभी खत्म नहीं कर रहे, अभी समझिए इसको। तो आपको भी सर इतना लिख दिया हमने, तो यहाँ से तो साफ दिख गया सर ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा ना, एक्स की भी घात 2 लिख दिया आपने यहाँ पर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है इक्वल टू 0 होना चाहिए, यह समीकरण ही नहीं है, इसको तो आप बहुपद कहते थे, मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, समीकरण होना जरूरी है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं। अब बचता है ऑप्शन सी या डी। 4 बच्चों का आंसर सी आया था, 4 बच्चों का, और मोस्टली सारे बच्चों का आंसर डी आया था। अब यहाँ पर सी होगा कि डी होगा? देखो, मैंने तो बस इतना लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा सी होगा, लेकिन नहीं। मैंने यहाँ पर एक चीज और बताया था, हमेशा कंडीशन कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर हम जब भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताना हो तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो 0 के बराबर हो, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है? तो बस सी और डी दोनों ही सही लग रहे थे आपको, लेकिन आंसर डी सही होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भी बताना जरूरी है। एक चीज और मैंने बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपसे, याद करो। ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि आपको कि अगर ए का वैल्यू 0 है, इफ या यदि अगर ए का वैल्यू 0 है
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात कहेंगे क्या, यस या नो, ये बताओ। नो सर। तो आप कहोगे सर इसको द्विघात नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन करवाया रखा है मैंने, ठीक है, पोल में ही पूछा था। तो आप कहोगे सर अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर रैखिक बन जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला जो क्वेश्चन बताया, और एक ये क्वेश्चन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है एक नंबर में, ठीक है। अब आते हैं, इतना क्लियर है ना, बस इसलिए नो लिख के बता दो, क्लियर है तो वाई लिख के बता दो, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, ठीक है। चलो अभी देखो आगे आते हैं। अभी जो आज हमें पढ़ना है नया टॉपिक, जो मैंने आपको सेंड किया है ग्रुप में, कि एक्सप्रेस करने वाले, इक्वेशन के फॉर्म में बनाने वाले, तो उसके पहले ये चैप्टर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चन है, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट तो करवा दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस देखिए, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर, या चलो ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब आपसे पूछो कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कह सकते हैं नो सर यहाँ सर। पर x की पावर 2 दिख रहा है, ठीक है, नो आंसर आ रहा है ना आपको, सर यहाँ पे x की पावर 2 दिख रहा है, तो लगता है कि द्विघात होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू के बाएं तरफ भी, इक्वल टू के दाएं तरफ भी। तो इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर पहले से था, एक्स स्क्वायर और आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आप बोलोगे सर यहीं पर इसी वाले स्टेप में इस एक्स स्क्वायर से मैं एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, और इसलिए एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया। तो अब एक्स की जो मैक्सिमम पावर दिख रही है वो मुझे एक दिख रही है, तो आपको सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, कभी भी ऐसा आ जाए तो, या फिर सॉल्व करके ऐसा आ जाए तो। इवन अगर मैं कभी ऐसा पूछूं कि 2x स्क्वायर बराबर 5x माइनस 9 बराबर 0, या बराबर 0 नहीं, बस इतना लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि एबीसी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करके लिखोगे, आप इसको सीधे लिखोगे सर 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, ए का 2 वैल्यू सर। 2 दिख गया, बी का वैल्यू कितना आएगा, -5 -5। माइनस का 5 आएगा, और सी का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये तो 9 आपको पता है, यहाँ पर बस इसको देखकर मत करना आंसर, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट साइड में 0 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन करके बोलेंगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन कुछ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये द्विघात समीकरण होगा क्या, अब यहाँ पर यह द्विघात समीकरण बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है 7x स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह पर है, लेकिन आप जब इसको इधर ले के जाओगे तो 7x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 6x स्क्वायर का टर्म तो रहेगा ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके, मान लो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तब तो एक सेकंड में बोल देंगे यस सर ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 7x स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अलग अलग आ गया, ठीक है, तो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एबीसी का वैल्यू भी बताइए, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक सेकंड, आवाज जा रही है क्या, कंफर्म करिएगा एक बार, आवाज जा रही है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, 7x स्क्वायर, स्क्रीन शायद रुक गई है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 7x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को आप घटाओगे, इधर जाएगा तो बनेगा 7x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से बोलोगे सर 7x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाया तो 6x स्क्वायर मिल गया प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1 बोलेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने आपको सिखा रखा है लास्ट क्लास में, ढेर सारा। तो अभी इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं पोल में प्रैक्टिस, उसके बाद आपसे कुछ नया टॉपिक पूछूंगा, ठीक है, नया टॉपिक करेंगे फिर, क्लियर। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप बिल्कुल मुझसे डाउट लिख के पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो बस वाई लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। टॉपिक पिछले ही क्लास का है, बस थोड़ा सा आपका क्विक रिवीजन हुआ, इस क्वेश्चन को आंसर करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है,
सीधे आपको ए बी सी का वैल्यू नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दिखेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही मिलते जुलते से ऑप्शन है। देखो ए का वैल्यू सभी में 2 दिख रहा है, बी का वैल्यू 4 -4 -4 4 लिख दिया, सी का वैल्यू 5 -5 ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को ध्यान से देखना होगा कि अगर x इंटू 2x -3 कुछ ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू x प्लस 5, ये एक समीकरण लिखा गया है, यह एक द्विघात समीकरण होगा, तभी बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर 0, तो राइट साइड में 0 होना चाहिए, बाकी आप कैलकुलेशन कीजिए और यहां से कैलकुलेट करके ए बी और सी का वैल्यू निकालिए। आप ऑप्शन को मत देखो, अपने कॉपी में आप इसको सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू लिखिए, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आ रहा है, बी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू क्या आ रहा है, जो भी आपका आंसर आता है वो ऑप्शन में सर्च करो, ठीक है। साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस बिना सॉल्व के आंसर नहीं करना है आप। क्लियर। x इंटू 2x-3 है, थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पर। अच्छी बात है ये कि आप लोगों ने आंसर किया है सॉल्व करके, 8 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, 8 में 7 सही, ठीक है। बाकी जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल हड़बड़ी मत करें, आराम से करो, ठीक है, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। 10 आंसर आ चुका है। बस देखो यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि टाइम ले लो, ठीक है, लेकिन बस आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, जो होमवर्क मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क जरूर करना है आप सभी को। काफी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको भी होमवर्क करना है अब, ठीक है, तभी आपका स्टार में नाम आएगा। अब होमवर्क भी देखा जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। 12 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, बाकी बच्चे आंसर करें, अभी भी 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, बैठे मत रहिए। जो करना क्या है, एलएचएस को गुना करिए, फिर आरएचएस के हर एक टर्म को एलएचएस में लेकर जाइए, राइट साइड में 0 बचना चाहिए, वहां से आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड, अगर आपने आंसर कर लिया है पोल सेक्शन में जाकर वोट कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अभी हमारा पास आंसर क्या आएगा। 19 बच्चों का टोटल आंसर आए हैं, यहाँ पर मैं इसको एंड करके डिस्कस करता हूँ। देखो मोस्टली तो आंसर सही आया है, यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर गलत है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन लिखा गया था आपका, x इंटू 2x-3 कुछ ऐसा लिख दिया था, और बराबर में क्या लिखा था राइट साइड में x प्लस 5 कुछ ऐसा, ठीक है। अब मुझे पता है कि ऐसा गुणन, एक एक पदी को एक द्विपदी से गुना करने का नियम हमको पता है कि बाहर में अगर जो टर्म है सर, इस x को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। x जब गुना होगा 2x से, तो x और 2x गुना होकर कितना देगा, मुझे बताओगे कोई, कितना मिलेगा? 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, आपको नंबर तो 2 ही दिख रहा है ना, 2 लिख देंगे और x और x गुना होकर के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा सर 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर लिख देता हूँ। x जब 3 से गुना होगा तो मिलेगा 3x, लेकिन साइन तो माइनस का है, तो आपको सर मिलेगा माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x बराबर x प्लस 5। इसी वाले स्टेप में हम इसको ला सकते थे बाएं तरफ, लेकिन अभी नहीं लाया, उसको x प्लस 5 छोड़ दिया। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस x प्लस 5 को मैं इधर लेकर आऊंगा, x को भी और 5 को भी, तो x को जब इधर लेकर आएंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x, और ये 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चीज है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x, ये कितना मिलेगा, माइनस का 3x माइनस का x, तो माइनस का x का मतलब माइनस का 1x, तो -3
-1 अगर ऐसा लिखा रहे तो आपको सर दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इतना तो ठीक है, जोड़ देंगे, 4 लिख दिया, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, ऐसा मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस होता है, हर बार आपको बताया हूँ, तो ये मिलेगा -4, तो यहाँ पर आएगा -4x, -5 बराबर 0, ठीक है, ऐसा आ गया, तो आप बिल्कुल दिख रहा है सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c के फॉर्म में, तो इसको जब भी आप कंपेयर करोगे, नहीं भी लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, यहीं से आपको दिख जाता है कि a का वैल्यू x² का गुणांक होता है जो कि 2 दिख रहा है, b का वैल्यू x का गुणांक होता है जो कि -4 दिख रहा है, ठीक है, गुणांक में साइन मिलेंगे -4, और c का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट वाला टर्म, तो 5 नहीं लेके -5 बोलेंगे, ठीक है, तो साइन माइनस का है तो -5 बोलेंगे, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -5। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए में a का वैल्यू 2 है जो कि सही दिख रहा है, b का वैल्यू 4 दिख रहा है जो कि गलत हो गया, ठीक है, तो आंसर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, a का वैल्यू 2 सही है, बी का वैल्यू -4 जो कि सही है, सी का वैल्यू 5 जो कि गलत हो गया, सी गलत हो गया ना, आपको आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ए का वैल्यू 2 जो कि सही है, बी का वैल्यू -4 बिल्कुल सही है, सी का वैल्यू -5 सही है, तो ए बी सी तीनों ही सही है, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी में देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, नेगेटिव नहीं आया बी और सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से हमने किया, बस इसको कन्वर्ट किया, सॉल्व करने के बाद बस ध्यान रखना था साइन का, कैलकुलेशन को बस आराम से करना है, और कैलकुलेशन में भी चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा तभी आपका सही होगा, एक माइनस, छोटा सा माइनस भी आपका 1 नंबर काट लेगा, ठीक है, तो आराम से करिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको पहचानना है, थोड़ा आराम से देखिए, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन एक द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही ऑप्शन है जो द्विघात है, ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ए बी सी या डी। ए में लिखा गया x+2 का होल स्क्वायर बराबर x-2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी में लिखा गया x+2 बराबर x-2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी x+2 बराबर x-2, और ऑप्शन डी बोल रहा है ये कोई नहीं है, ठीक है, हमें पहचानना है द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हाँ जी, आराम से, अभी तक 6 आंसर आए हैं, 6 में 4 सही है, 6 में 4 सही। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आप उसको एक्सपैंड करिए, कुछ ट्रिक्स आपको बता रखे हैं, ए बी सी या डी, सबसे ज्यादा 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हो आप। कुछ भी आंसर करने के पहले आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है कुछ भी छोटा सा भी, तो आप RHS और LHS को एक्सपैंड कर दो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसा भी आपको फार्मूला पता है ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सपैंड करो और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गलत आंसर ज्यादा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुए हो आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, लेकिन होना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो अभी 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और 10 सेकंड, बाकी आंसर कीजिए, 4 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया। देखो बैठे मत रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आप सही गलत कुछ भी करिए, ठीक है, आपको ट्राई करना है कम से कम, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, अच्छी बात है ये है कि लास्टली होते होते सभी का आंसर सही, मतलब सभी ने आंसर दिया है, आंसर तो बहुत बच्चों के गलत है, ज्यादातर आंसर सही है, मोस्टली सबसे ज्यादा आंसर सही वाला है, लेकिन गलत आंसर देने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, बी आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का चैट सेक्शन में, अभी देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बहुत डिटेल में देखते हैं, हर एक ऑप्शन को देखेंगे। मुझे देखना है सर कौन सा द्विघात समीकरण है, मैं एक एक करके ऑप्शन को हटाता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में मुझे कहीं पर भी सर x की घात 2 नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन सी तो मोस्टली किसी का भी आंसर नहीं होना चाहिए, किसी का था, तो आपको सर ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर x की घात मुझे 2 दिख नहीं रहा, ठीक है, द्विघात में घात 2 होना चाहिए, तो आपको सर यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है,
और वो भी कट जाएगा, तो आपको सर द्विघात तो होने का कोई चांस नहीं है, ऑप्शन सी तो हम नहीं करेंगे आंसर। अब ऑप्शन ए या बी, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बी किया है। अब ए में क्या प्रॉब्लम है, अब दोनों ही मुझे लगता है कि सर दोनों में x की घात तो 2 ही है, लेकिन ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, मैंने आपको बता रखा है दोनों तरफ वर्ग लिखा गया है। मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए में लिखा गया था x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। देखो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि सॉल्व करेंगे, आपको पता है जब इसको एक्सपैंड करेंगे सर a+b का होल स्क्वायर पर, तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा लेफ्ट साइड में। यहां से सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ भी सर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा राइट साइड में, a-b का होल स्क्वायर करेगा। आपको पता है दोनों ही तरफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर को आप बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इतना लिखना नहीं है, दिमाग में सोचना है बस। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो गया सर ये द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है और एक्स स्क्वायर कहीं से आएगा नहीं, ठीक है, तो ये द्विघात नहीं बनेगा। हालांकि मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आंसर ए नहीं होगा। अब अगर आपने किया था आंसर ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं डिटेल में करता हूँ। आपको इसको a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए, तो a+b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, a² + b² + 2ab। अगर a-b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab। उस पर बैठाइए तो x स्क्वायर पहला टर्म का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला टर्म x, दूसरा वाला टर्म 2, ऐसा आ जाएगा बराबर। x - 2 का होल स्क्वायर को ब्रेक करिए, इस वाले को ब्रेक करिए तो बस माइनस आएगा एक बार, x² + 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू x इंटू, कुछ ऐसा है, ठीक। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा सर, x² + 4 प्लस 2 2 जा 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू x² + 4 - 4x, कुछ ऐसा आएगा ना, LHS RHS ऐसा आ गया। तो आपको सर इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो x² जब इधर जाएगा तो माइनस का x² बनेगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधे बोलूंगा सर x² से x² कैंसिल कर दो। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो सर ये 4 दिख रहा है, 4 जो है ये 4 उधर जाएगा तो 4 में से घटेगा, 4 - 4 हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली सॉल्वर क्या बन रहा है, ये 4x और ये माइनस का जो 4x है इधर आके प्लस का 4x बन जाएगा, प्लस का 4x बराबर 0, तो बन जाएगा 8x बराबर 0। तो जो आपका समीकरण है ये बस छोटा सा बन गया 8x बराबर 0, है ना। जो आपका जो इतना बड़ा सा समीकरण दिख रहा था x + 2 का होल स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया 8x बराबर 0। अब यहाँ पर मुझे बताइए कहीं पर भी आपको x की घात 2 दिख रही है क्या, आपको सर ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यहाँ पर x की घात 2 नहीं दिख रही थी, मतलब x की घात 2 वाला जो टर्म था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको सर ये द्विघात समीकरण यह वाला नहीं बनेगा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर ए होगा क्या। अब देखो मुझे बताओ, जो बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था आपको समझ में आया क्या, आ गया ना, कोई बात नहीं, गलती हो गया, इसलिए तो सिखा रहा हूँ, गलती होगा, ये एग्जाम में गलती मत करना, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो क्लास में गलती कर लिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है। अब इस वाले ऑप्शन को लेते हैं, ये ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन बी कुछ ऐसा लिखा हुआ था सर। अब इस वाले को हम द्विघात कहेंगे क्या, बिल्कुल कहेंगे, क्यों कहेंगे देख लो, तो यहाँ पर x + 2 लिखा गया है और यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर लिखा गया था, तो अभी आप x - 2 का होल स्क्वायर अभी x ब्रेक किए थे ना आप इसको, तो ये मिल रहा है सर x + 2 बराबर x² माइनस का 2 स्क्वायर, सॉरी प्लस का 2 स्क्वायर, a² + b² होता है, माइनस का 2ab -2 इंटू x इंटू 2, ठीक है, x इंटू 2, ये तो मैंने अभी सॉल्व किया ही था। तो ये मिल जाएगा आपका x + 2 बराबर x² + 4 माइनस का 4x। अब यहाँ पर देखो जो x² का टर्म है ये कैंसिल हो रहा है क्या, मुझे बताओ, ये कैंसिल हो रहा है किसी से, सर सर आप कहोगे सर ये x² का टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, कहीं और x² का टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो x² का टर्म रहेगा, तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 दिख रही है, तो कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण है, बीच में इक्वल टू का साइन भी है, समीकरण भी है, और इसका मतलब चर की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, यस बिल्कुल होगा। अगर हमसे बोलता कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता, ठीक है, लेकिन हमसे नहीं बोला गया, हमें सब तो ये बताना था द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप लोग सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एक द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है, मुझे बताइए कैसे भी इस तरीके से कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको देगा तो आप कर लोगे ना अब, ठीक है। तो देखो हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा कर दे रहा है, ठीक है।
तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अपना नोट्स बना ही रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। चलो इस पैटर्न पे एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको बस 2 ऑप्शन में सिलेक्ट करना, लेकिन फिर से मैं वही कर रहा हूँ, अगर आप हड़बड़ी करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गलती कर दो, ठीक है। हड़बड़ी मत करिएगा, आप इसको एक्सपैंड करिए, गुना भाग कीजिए और वहां से आप आंसर निकाल कर बताइए। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, बस 2 ही ऑप्शन है आपके पास। चलो पोल मैंने ऑन किया है। क्या यह द्विघात समीकरण है, यस और नो, हाँ या नहीं। समीकरण क्या लिखा गया, x-3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सिंप्लीफाई करें, इसको सरल करें, गुना करें और सरल करें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बताना होगा द्विघात समीकरण है या नहीं, यस या नहीं। अगर यस है तो ए करिए, अगर आपको लगता है नो तो बी करिए। नहीं, यहाँ पर मोस्टली आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब आप गुना नहीं कर रहे हो, ठीक है, गुना करिए आप इसको। तो एक द्विपदी को द्विपदी से गुना करना है बस, ठीक है। एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए आपको दिख जाएगा। हालांकि इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए नहीं बोला गया। तो 11 आंसर आए हैं, 11 में 13 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, 13 में 9 आंसर सही है, 4 आंसर गलत हो चुका है। अपना टाइम लेके करिए। 14 आंसर आ चुके हैं, 14 में 10 सही, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ आपके बैच में कि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो क्लास में 24 बच्चे दिख रहे हैं, 24। अभी थोड़ी देर पहले 20 बच्चे थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है इससे, देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उस वक्त आपकी क्लास मिस हो जाती है, ठीक है। फिर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, कुछ छोटे छोटे गलतियां करते हो। ट्राई करो कि बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए, ठीक है। कोई भी पोल नहीं मिस होना चाहिए आपका, हर डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 19 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और, ओनली 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2। तो अभी पोल कमेंट कर रहा हूँ, टोटल मेरे पास 21 आंसर आए हैं, 21 में 16 आंसर सही है, 5 बच्चों के आंसर गलत हुए। अभी देखो क्यों गलत हो गया 5 बच्चों का, देखो कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब जिनका आंसर नो आया ना, जो भी बच्चे नो किए हो, आंसर बी किए हो, ध्यान से देखिएगा, हालांकि सभी को ध्यान से देखना है। आपके पास इक्वेशन क्या लिखा गया है, मैं इक्वेशन को लेता हूँ एक पेज पर, ठीक है। इक्वेशन ये लिखा गया था आपके लिए, ठीक है। x-3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x-3 इंटू 2x-3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ऐसा लिख दिया। अब आपसे पूछा गया द्विघात है कि नहीं, आप गुना करिए। आपको एक रूल बताया होगा कि यहाँ पर अगर एक बाइनोमियल एक द्विपदी को द्विपदी से गुना करने के लिए आप कहते हो सर ये x है, इस x को गुना करेंगे दूसरे वाले बहुपद से। तो ये मैंने क्लास 9th में भी आप सभी को डिटेल में सिखाया है। तो x को गुना करेंगे 2x-3 से, ठीक। उसके बाद कहेंगे सर अगला टर्म क्या है, माइनस का 3, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में माइनस का 3 दिख रहा है, दूसरा पद, तो कहेंगे सर -3 को इस पूरे टर्म से गुना करिए 2x-3 से, सेकंड वाले ब्रैकेट से, कुछ ऐसा लिख दोगे, बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ये तो आपको पता है, ये तो बहुत आसान है, x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस का 5x मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ सॉल्व करिए, तो x को जब 2x से गुना करोगे तो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो मिलेगा ही, और x इंटू एक्स 2x स्क्वायर मिल जाएगा। x जब 3 से गुना होगा तो 3x मिलेगा। साइन कैसा है, यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगाया, ठीक है। ये मिलेगा 3 2 6, माइनस का साइन के साथ माइनस 3 2 6 x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन माइनस से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ठीक है। इतना आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 9 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो
आप पूरे सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ भी है, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, दाएं साइड से बाएं साइड लेकर जा रहा हूँ। तो आप इसके साथ ही लिख दो ना, 2x स्क्वायर के साथ लिख दो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये कितना बन गया, चलो इस स्टेप को, चलो ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये माइनस का 3x माइनस 6x कितना मिल गया, ये दोनों मिल गया माइनस का 9x, ठीक है, ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और साइन तो नेगेटिव आएगा बड़ा वाला का, तो माइनस 9x प्लस 9, और ये 5x जो है इसको भी आप इधर लेकर आओगे तो बन जाएगा माइनस का 5x बराबर 0, ठीक है। इसके बाद ये मिल रहा है 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर देगा, माइनस का 9x, अच्छा माइनस का 9x भी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का 9x है, ये माइनस का 5x है, तो माइनस का 9x माइनस का 5x कितना मिलेगा बताओ, माइनस का 9x माइनस का 5x ये कितना मिलेगा, एनीवन? माइनस का 14x। माइनस का 14x, तो जो दोनों ऐड कर देंगे आपको सर माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का 14x प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से आपको दिख गया सर ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ये वाला इक्वेशन जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी है, चर की मैक्सिमम घात 2 है, तो आपको सर बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण, ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा द्विघात समीकरण यस होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण। क्लियर? तो x माइनस 3 यहाँ पर आप इतना ना करके भी आप इस स्टेप से भी आप डिसाइड कर सकते हो, देखो मैं कुछ चीज यहाँ पर मिटा रहा हूँ, बस इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना। आप इस वाले स्टेप को अगर देखो, ये जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहीं से आपको दिख जाना चाहिए सर यहाँ पर मेरे पास एक 2x स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर x स्क्वायर है, सेम नहीं आया ना, एक 2x स्क्वायर एक x स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कुछ बच जाएगा x स्क्वायर, तो आपको सर x स्क्वायर का टर्म पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, पूरा कैंसिल नहीं हो रहा तो कहेंगे सर x स्क्वायर का टर्म रह जाएगा, और x स्क्वायर का टर्म रह जाएगा इसका मतलब द्विघात रहेगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोला गया था आप सीधे बोल सकते हो यस यह द्विघात समीकरण होगा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो 5 बच्चों के आंसर गलत थे, आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं तो फिर गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर होमवर्क में आते हैं कहीं आप सॉल्व कर रहे हो किताब वहां पर आता है तो फिर से गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अपने टॉपिक पर, अगला जो आज का नया टॉपिक है, जो आज हमें नया पढ़ना था। देखो क्या लिखा गया है, एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना चाहिए, या फिर व्यवहारिक स्थिति को, मतलब आम लाइफ में आम जीवन में कुछ सिचुएशंस जो हमारे साथ आते हैं उनको हम द्विघात समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। देखो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक कोई सब्जेक्ट नहीं, एक तरीके से एक भाषा है ना, एक लैंग्वेज है, आप अगर दूसरे शब्दों में देखो तो एक लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखना हो x का मान 5 हो है, तो हिंदी में आप क्या लिखोगे, x का मान हिंदी में आप बोलोगे सर ऐसा लिखेंगे x का मान 5 है। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे सर x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ऐसा लिखेंगे इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, बोलोगे सर मैथमेटिक्स में इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में आप x इक्वल टू 5 लिख दो, तो इसका लिखने का मतलब तो ये निकल रहा है ना, एक भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को, एक स्टेटमेंट को एक छोटा सा चीज रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैथमेटिक्स एक तरीके से भाषा है, बहुत सारे जनरल लाइफ के सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं उसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अभी यहाँ पर जो सीख रहे हैं इस वाले टॉपिक में हमें क्या सीखना है, ओनली व्यक्त करने के लिए, ओनली एक्सप्रेस करने के लिए। आप जब एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, इक्वेशन बनाना यानी समीकरण बनाना जब सीख जाओगे, उसके बाद उसको हल करना सीखेंगे, ठीक है, हल करना बाद में सीखेंगे, अभी बस प्रैक्टिकली आप उसको सिचुएशन को पढ़कर आप उसको इक्वेशन बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखो सबसे पहले मैं कुछ सीधे क्वेश्चन पर जाने के पहले ना कुछ मैं आपको टिप दे रहा हूँ। एग्जाम में अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं, पहला टाइम आप पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को एक बार रीड किया, मुझे कुछ कुछ चीज समझ में आ गया। सर गुणनफल की बात की गई थी और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कही थी। मुझे आप लोग से जानना है कि क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार, बहुत बढ़िया, लगातार। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंजिक्यूटिव, ठीक है, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो मैं अगर ऐसा लिखूं 5
और 9 दो लगातार पूर्णांक है, ये सही है कि गलत है? बताओ। गलत सर। गलत है। आपको सर 5 के बाद 9 थोड़ी होता है, कौन पढ़ा दिया है ना? 5 के बाद 9 नहीं होता, 5 के बाद क्या होता है बताओ? 5 के बाद 6 6 होता सर। है। तो आपको सर दोनों लगातार नंबर है। अगर मैं कहूँ 13, तो 13 के बाद बोलोगे सर 14, ठीक है? तो 13 और 14 लगातार नंबर है, क्रमागत संख्याएं इसको कहते हैं, क्रमागत संख्याएं। मैं लिख दूं 21, तो 21 के बाद क्रमागत संख्या 22। तो आप क्रमागत संख्याएं लिखने के लिए क्या करते हो? आपको सिंपली ये समझना है, क्रमागत संख्याएं लिखने के लिए अगर मैं एक कोई भी नंबर लेता हूँ 5, तो इसके बाद जो नंबर आएगा इसमें बस एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे, ठीक है? तो 6 बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 8, तो 8 के बाद क्रमागत संख्या 8 + 1 9 है ना? तो आपको सिर्फ क्रमागत संख्या में बस एक नंबर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, क्रमागत मतलब लगातार, तो नोट कर लेना। माना, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? माना पहली पूर्णांक या पहला पूर्णांक क्या होगा? तो जिसका वैल्यू हमें नहीं पता उसको आप x मान लो। जनरली तो कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x मानते हैं, ठीक है? सबसे फेवरेट अक्षर हमारा x होता है, पहला पूर्णांक x। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक क्या होगा बताओ? x + 1 है ना? तो आपको सर Y दूसरा सर। वाला, नहीं y मत मानो ना, दो चर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? दो चर बनाइए ही मत, जहां तक हो सकता है एक चर में ही डील करो, ठीक है? दूसरा पूर्णांक क्या होगा? जो आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको यूज करें। तो क्रमागत, क्रमागत कहने का मतलब सर दूसरा वाला जो होगा इससे एक बड़ा होगा। अगर मैं 1 लिख रहा हूँ 5, तो अगला संख्या 6 आएगा। अगर 7, तो अगला संख्या 8 आएगा। अगर 12, तो एक संख्या 13 आएगा। मतलब बस एक बड़ा, ठीक है? एक बड़ा, एक बड़ा। तो आपको सर x है, तो दूसरा वाला नंबर जो आएगा x + 1 आएगा। तो ये दोनों मुझे बताइए, दोनों क्रमागत है क्या? बताइए। क्रमागत होगा ना? यस सर। x और x + 1 क्रमागत संख्याएं हो गई, धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इसका मतलब क्या होता है, कई बार मैं ये यूज करूंगा, इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, ठीक है? प्रश्नानुसार, कई बार आपने देखा होगा अपने किताब में प्रश्नानुसार। तो इसको हम लोग में लिखते हैं A/Q। A/Q कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम में भी आप लिख सकते हो, अगर हालांकि आप हिंदी मीडियम में हो फिर भी आप ऐसा लिख सकते हो A/Q। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है इन दोनों का गुणनफल जो है 306 है। किसका? इन दोनों ही संख्याओं का, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक को गुना कर दे तो 306 मिलेगा। तो आप कहोगे सर पहला वाला पूर्णांक तो आपने x बोला था, ठीक है? x है हमारा। दूसरा वाला पूर्णांक है, दूसरा वाला पूर्णांक आपका x + 1 है, x + 1 है। इन दोनों का क्या है? गुणनफल। बोला गया है गुणनफल करने पर, गुना करने पर कितना मिलेगा? तो गुना करने पर 306 मिलेगा, ठीक है? तो ये जो आपका एक लैंग्वेज लिखा गया था उसको हमने मैथमेटिक्स में ऐसा लिख दिया क्या? एक समीकरण के फॉर्म में बना दिया? बताओ। Yes, एक sir. इक्वेशन बना दिया ना? अब इतना पर नहीं छोड़ेंगे, इतना पर नहीं छोड़ेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है इसको, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए। तो आप इसको बोलोगे सर इसको गुना कर दीजिए, x को x से गुना करेंगे तो x² बनेगा, x को 1 से गुना करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस के साथ आप बोलोगे सर x × 1x आएगा, प्लस बराबर 306, बराबर 306। अब अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप 306 को आप इधर लेकर आइए 306 को, तो ये मिलेगा x² + x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो दो क्रमागत पूर्णांक जिनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 306 है वो इस वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है? तो ये वाला जो द्विघात समीकरण दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है? हालांकि इसको आपको एग्जाम में कई बार बुलाया था कि इसको सॉल्व कर दिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बाद में सीखेंगे, अभी तो आप बस इक्वेशन फ्रेम करना सीखिए, ठीक है? अभी तो बस इक्वेशन बनाने के लिए सीख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो x² + x - 306 = 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? चलो, तो क्रमागत संख्या आप कैसे मानोगे? x और x + 1। अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं कि एक संख्या, दो संख्या है हमारे पास, एक सिचुएशन समझिए, दो संख्या है हमारे पास, उसमें से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 5 छोटी है, ठीक है? छोटी है। तो यहां पर देखो पहली संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन है, समझना इस चीज को। पहली संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दूसरी संख्या से 5 छोटी है। तो यहाँ पर आप मान लो दूसरी संख्या को, सेकंड नंबर को क्या मानेंगे? सेकंड नंबर को आप क्या मानोगे? आप बोलो सर सेकंड नंबर को x मान लीजिए यहाँ पर, ताकि हमारा आसान हो जाए। अब x फर्स्ट नंबर को -5। क्या बोलेंगे? फर्स्ट नंबर को क्या बोलेंगे बताओ? X - 5. x - 5 बोलो, पहले संख्या से 5। 5 छोटी है, तो आपको सर पहला नंबर क्या होगा? इस वाले से 5 छोटा,
तो मैं कह रहा हूँ 20 से 5 छोटा नंबर, तो 20 में से 5 घटा दो। 13 से 5 छोटा, तो 13 में से 5 घटा देंगे। तो x में है पहला दूसरा संख्या, तो दूसरा में से 5 घटा दो, x माइनस 5। ठीक है, तो आपको सर पहला संख्या x माइनस 5 है, दूसरी संख्या x है। अगर मैं बोलूँ इन दोनों का गुणनफल 50 है, तो क्या बोलोगे सर x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 50, और यहाँ से जो भी सॉल्व करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 50, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो समझ में आया? बताइए, सभी को आ रहा है ना? क्लियर? Yes, sir. बताइए। ठीक, तो यस इस सर। तरीके से हमें फ्रॉम फ्रेम करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक संख्या पहली नंबर में आपको कह रहा हूँ x है, दूसरी संख्या मैं कह रहा हूँ सेकंड नंबर, जो इक्वेशन देखो सोचने के लिए तो कोई इंसान कुछ भी सोच सकता है ना, कुछ भी बोलेगा आपको। बोलेगा सेकंड नंबर जो है पहली संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी। तो आप तीसरी संख्या दूसरी संख्या को क्या मानोगे? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 3x। आप कहोगे सर इसको x, तो 3 गुनी, तो आप कहोगे सर 3 गुना पहला संख्या 3x, तो सेकंड नंबर 3x मिलेगा। अब बाकी जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। क्लियर? चलिए, अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो। इस क्वेश्चन को आप जहां भी नोट डाउन कर रहे हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। यहाँ पर मैं अधूरा सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको एक इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। आगे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो पूरा सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, चाल बताइए। तो आगे हम लोग सॉल्व भी करेंगे, अभी बस इसको फ्रेम करने के लिए सीखते हैं। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी, पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन जब आएगा तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, बिना कुछ समझे हुए बस एक बार पढ़ेंगे। अभी कुछ मत लिखो, ठीक है? अभी कुछ मत लिखो, ध्यान से समझो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है? कुछ तो समझ में आएगा ना क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, नहीं इमेजिनरी इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर कम होता तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, 3 घंटे और समय लेता डेफिनेटली। अगर स्पीड को कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए या निरूपित कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ा तो कुछ कुछ चीज हमें दिमाग में आया कि हाँ सर, यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है, ट्रेन की चाल की बात की गई है, और स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो टाइम घट जाएगा डेफिनेटली। आप सोचो जरा, इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका बड़ा सा स्कूल है, ठीक है, 3 फ्लोर का बड़ा सा आपका स्कूल है। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप क्या करो, डे 1 पर जो आपकी पहले दिन थी उस पे आपने गए पैदल, आप जा रहे हो, ठीक है, और इमेजिन किया कि जब आप पैदल गए तो आपको जाने में 1 घंटे लग गए। कितने लग गए? 1 घंटे लग गए। टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटा लगा। अब डे 2 पर क्या हुआ, आप थक गए पहले दिन जाने में, तो आपने डे 2 पर सोचा कि यार चलो मेरे पास साइकिल भी है, बाइसिकल है, साइकिल से जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आंसर भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप अगले दिन क्या किए, आप बाइसिकल से चले गए, ठीक है। तो बाइसिकल से जाओगे तो मुझे बताइए आपका टाइम 1 घंटे से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगे। कम लगेगा। इस बार आपने क्या किया, आपने बोला सर 15 मिनट में हम स्कूल पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? टाइम क्यों कम लगा? क्योंकि आपकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले बार मान लो आपने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, बस इमेजिन कर रहा हूँ 20 के स्पीड से गए थे, तो अब 40 के स्पीड से गए होगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया हमारा, ठीक है। तो जब स्पीड ज्यादा होगा, आप क्या बोलोगे, जब हमारा स्पीड यानी चाल ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? टाइम कम लगेगा, ठीक है। उसी डिस्टेंस को तय करने में अगर आप इमेजिन करके सोच लो, एक बार आप साइकिल से जाते हो, एक बार बाइक से जाते हो, ठीक है, तो बाइक में क्या होता है, स्पीड आपका ज्यादा होता है तो टाइम कम लगता है। पैदल जाएंगे तो स्पीड कम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिस अगर सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, क्योंकि आपके होम, घर और स्कूल के बीच की दूरी, चाहे आप साइकिल से जाइए, चाहे आप पैदल जाइए, चाहे आप बाइक से जाइए, चाहे बस से जाइए, चाहे कार से जाइए, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो आपका स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसको कहते हैं स्पीड को आप बढ़ाओगे तो टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया, तो इसको यूज करेंगे। आप मुझे बताइए, रेलगाड़ी जो है कुल दूरी कितनी तय कर रही है? कुल दूरी कितनी तय कर रही है? बताओ 480 क्वेश्चन को अब पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़ना होगा आपको। 480 किलोमीटर, तो कुल दूरी इतना है, 480 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, ठीक है।
अब स्पीड बढ़ा दे तो भी 480 किलोमीटर ही चलेगा, स्पीड कम कर दे, मान लो हरियाणा से पटना आना है, ठीक है, आपको मेरे पास आना है, 1000 किलोमीटर है, आप चाहे किसी भी ट्रेन से आइए, ये डिस्टेंस तो कमेगा नहीं ना, आप किसी की स्पीड से आइए तो ये डिस्टेंस नहीं कमेगा, तो आपको सर स्पीड कुछ भी रहे, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, जो भी डिस्टेंस है, तो 480 किलोमीटर है। अब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो ऐसा होता, अब इसकी ओरिजिनल चाल तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, आपसे चाल पूछा जाएगा एग्जाम में कई बार, तो आप माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लो, ठीक है, मतलब यूजुअल जो जिस स्पीड पे वो चलती है, सामान्य चाल, इसको आप क्या बोलोगे, मान लिया सर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली, ओके। तो मुझे बताइए अगर आपको डिस्टेंस दिया गया है, चाल आपने x मान लिया, तो कितना टाइम लगेगा, ये निकाल सकते हो क्या, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, समय, दूरी और चाल, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, इसमें कोई रिलेशन आपको पढ़ पाता है, बताइए। समय बराबर दूरी बटे चाल। वेरी गुड, आप कहोगे सर एक फॉर्मूला मेरे पास पता है, अगर कभी मुझे समय निकालना हो कि कोई भी कितना टाइम लग गया किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में काफी बार काम आएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे इसको इमेजिन करो, मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर हमें तय करनी है, आपकी चाल, ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है, और चाल कितना है आपका, स्पीड कितना है, आपने बोल दिया सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, स्पीड कितना है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा बताइए, दूरी बटा चाल, आप कहोगे सर 20/10, यानी कहोगे सर 0 से 0 कटा, 2 घंटे, ठीक है, तो 2 घंटे लग जाएगा, बस 2 मत लिखना शायद, 2 घंटे 2 लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मिनट लिखे, घंटा लगा है, क्या करें, ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो आवर आएगा, ठीक है, तो आपको यार 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय कितना लगेगा इस स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर समय को मैं T1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, T1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 टाइम आएगा, T1 बराबर आपको से दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना तय किया गया है 480 किलोमीटर, चाल कितना है, चाल आपका x, ठीक है, तो इतना घंटे लग जाएंगे बताइए, 480/x घंटे लग जाएंगे T1। अगर रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से चलती तो जो दूरी था उसको तय करने में 480/x घंटे लग जाते, लेकिन अब क्या हुआ, आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, ठीक है, तो नई चाल कितनी है, नई चाल क्या है बताओ, ये बताइए मुझे, ओरिजिनल चाल आपका x है, नया वाला चाल कितना होगा -8। x-8, आप कहोगे सर जो भी हमारा चाल था उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दीजिए, 8 कम कर दीजिए, तो ओरिजिनल चाल आपका x है, ठीक है, तो x में से 8 घटा दीजिए, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर कम करना है आपको, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमने कम कर दिया, अब स्पीड कम कर दिया तो अब टाइम सेम तो लगेगा नहीं, अब तो समय ज्यादा लगेगा, तो अब समय कितना लगेगा, T2 जो है आपका, T2 मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी वाले समय को, तो T2 कितना लगेगा, नया वाला जो टाइम लगेगा आपको सर अगेन दूरी बटा चाल, तो दूरी तो वही है ना, दूरी तो 480 किलोमीटर ही तय करना है, लेकिन अब जो आपका चाल है वो x-8 के स्पीड से चलेंगे, अब x-8 के स्पीड से चलेंगे, तो जो अब नया टाइम लग रहा है वो 480/x-8 आवर लगेगा, ठीक है, अब ये T2 आ गया, ठीक है, तो आपने T1 भी लिख दिया, पहले इतना समय लग रहा था, पहले कितना समय लग रहा था, इतना समय लग रहा था, अब बाद में कितना समय लगने लगा, इतना समय लगने लगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर इन दोनों को देखकर, इन दोनों में कौन सा समय ज्यादा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है, ज्यादा टाइम कहां पर लग रहा होगा, सोचिए, T1 जहां पर देख, सोचो ऐसा मत सोचो कि T1 T2 बस कुछ भी गेस, देखो आप सोचो जहां भी सर स्पीड कम रहा होगा वहां पर समय ज्यादा लग रहा होगा, तो नया वाला जो चाल है वो कम है, ठीक है, ये चाल जो है वो कम है, तो ये जो समय है वो समय ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा सोचो, कभी कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है, तो आपको होगा सर जहां भी समय जहां भी चाल कम रहा होगा वहां पर समय ज्यादा लग रहा होगा, तो T2 ज्यादा है, ऐसे भी यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेगा,
तो सेकंड वाले सिचुएशन में जब आपने स्पीड कम कर दिया तो समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये वाला जो समय है वो 3 घंटे अधिक है, 3 घंटे अधिक है। ये सारा लिखना मत, ठीक है, ये लिखना नहीं है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई भी चीज में डिफरेंस, आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, अगर ये 3 घंटे अधिक है इसका मतलब ओरिजिनल टाइम और ये वाले टाइम में 3 घंटा का डिफरेंस है, ठीक है। आपको सर इस वाले में और इस वाले में 3 घंटे का डिफरेंस है, तो इन दोनों को अगर घटाएं, इन दोनों का अंतर ले तो 3 घंटा आएगा। लेकिन पहले किसको लिखना है, इंपॉर्टेंट ये है सर हम क्या लिखे, पहले किसको लिखे, तो T2 को पहले लिखेंगे। आपको सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, T2 नया वाला समय पुराने वाले समय से 3 घंटा अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 5 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी को घटा दे, ए में से बी तो 5 आ जाएगा, बी माइनस ए कर दें अगर 5 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी बड़ा नहीं है ना, जो बड़ा है बड़ा में से घटाएंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल सा एग्जाम्पल दे रहा था, इससे आप काफी जल्दी रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ से हमने क्या क्या दिया, T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटे ऑफकोर्स। अब यहाँ पर T2 और T1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है आपका 480 बटा x माइनस 8, ठीक है, माइनस T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 480 बटा x बराबर 3। बस इसको सॉल्व करिए, इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें नोट करो, ठीक है, ये अगर आपको पता भी होगा। ऐसे मैं लिख रहा हूँ 4 बटा a माइनस 3 बटा b। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आप कहोगे सर यहाँ पर a और b का एलसीएम लेते हैं, a और b को गुना कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे a b को गुना कर दिया। अब 4 को गुना करते हैं b के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 4b, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, a को गुना करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 3। ये पता है सभी को, जैसे भिन्नों को जोड़ घटाव करते हैं, क्या बताओ, ये बताओ, ये क्लियर है सभी को, है ना। तो बस हम लोग भिन्नों को जैसे जोड़ते घटाते हैं फ्रैक्शन में ऐसे ही करते हैं काम। तो आपको सर यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x और x माइनस 8 को गुना कर देंगे, जो भी है आपका x माइनस 8 मुझे यहाँ दिख रहा है और x मुझे यहाँ दिख रहा है, तो x और x माइनस 8 को यहाँ पर गुना करके लिख देंगे, ठीक है। अब 480 जो है गुना होगा x के साथ, ठीक है, इसको मैं साथ के साथ मिटा भी दे रहा हूँ लिखकर, 480 जो गुना होगा x के साथ, तो 480 x मिल गया, माइनस का साइन है मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ये x माइनस 8 जो है गुना हो जाएगा 480 के साथ, ठीक है, तो ये गुना कर दीजिए उधर, तो 480 गुना x माइनस 8, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बहुत बार, ठीक है, बराबर 3। इसके बाद यहाँ पर बस सिंप्लीफिकेशन रह गया, 480x माइनस ये गुना होगा 480x के साथ, तो मिल जाएगा 480x, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8। देखो मैंने बस इतना लिख दिया 480 गुना 8, बाकी गुना करते रहेंगे बाद में, ठीक है, अभी के लिए बस इतना लिख दिया, बटा x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, नीचे में तो आपका x इंटू एक्स माइनस 8 रहेगा, बराबर 3। क्या आपको दिख रहा है 480x में से 480x घटाना है, तो ये घटा दो, सीधे कट जाएगा। आपको पता है x में से x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे सर 0 हो जाएगा, तो 480x में से 480x घटाएं तो पूरा कट गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच क्या रहा है ऊपर में, 480 इंटू 8, अभी मैंने गुना नहीं किया, ठीक है, बराबर, ये देखो क्या होगा, ये जो x है x इंटू एक्स माइनस 8, ये गुना हो जाएगा 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर, ठीक है, तो ये गुना हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 8, कुछ ऐसा लिख दिया। अब जो 3 है, ये वाला जो 3 है, इसको आप क्या करो, सीधे गुना करने से बेटर मैं इस 3 को इधर लेके आता हूँ, ठीक है, बटा में कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 480 इंटू 8, क्योंकि दिख रहा है 3 से कट जाएगा, 16 3 48 होता है, इसलिए मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, नहीं कटता तो मिलाता है, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस, तो 3 से काटिए 480 को, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 6 18 और 0, ठीक है, 16 3 48 होता है, ऐसे भी काट सकते हो, तो मिल गया आपका 160 गुना 8, ठीक है, 160 गुना 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना मिल रहा है, 160 को 8 से गुना करेंगे, 16 8 128 और एक 0 आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर इतना। अब इतना पर नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलना होगा सर, तो ये 1280, देखो क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेकर आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को चाहते हैं कि पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैं 1280 को उधर भगाऊंगा, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1280 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1280, ठीक है, कुछ ऐसा। अब आपको ये पता है कि सर अगर a जो है अगर b के बराबर है,
मैं पूरे ही RHS को LHS में लिख दूं और पूरे LHS को RHS में लिख दूं, तो लिख सकते हैं a अगर b के बराबर तो b a के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो सर x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये द्विघात समीकरण हमारा फ्रेम हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर सॉल्व करने के लिए भी नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन हमने फ्रेम कर लिया इक्वेशन, तो समीकरण हमने बना लिया। अब इसको सॉल्व अगर करना सीख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा, x अगर आ जाएगा तो हमारा रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा, चाल को हमने x माना था। ठीक है, तो बस x को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा बाद में, अभी फ्रेम करने के लिए सीख। क्लियर है इतना? एक बार मैं इसको छोटा कर रहा हूं, मुझे बताओ, चलो इसको अब 2-3 पार्ट में इसको ले लो सॉल्यूशन को। पहला तो भाग ये है, पहले इतना बताओ, क्लियर है ना, समझ में आया सभी को? यस और नो? कहीं पर भी कोई डाउट है तो बता दीजिए, कुछ भी अगर कहीं पर डाउट है तो बताइए, अगर डाउट है तो डी लिख सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। तो एक पेज तो ये हुआ आपका, यहाँ पर हमने क्या किया है, T2 माइनस T1 बराबर 3 के बाद एक T और T2 और T1 का वैल्यू तक पुट किया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ के बाद से ये स्टेप्स है। ठीक है, 2 पार्ट में आपका पूरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के देखो, आज कोई भी आपको होमवर्क लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद होमवर्क सेंड करूंगा, तो आज कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा। आज का होमवर्क क्या है, क्लास ऐसे इतना ही रखेंगे आज। होमवर्क क्या है आपका, कि जो भी क्वेश्चन आज करवाया हूं, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म का हो चाहे प्रैक्टिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाला, इसको अगेन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, होमवर्क लिख आज नहीं जाएगा। चलिए, अगर कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो डेफिनेटली अभी आप रुक कर पूछ सकते हो। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है क्या?